अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़े थे, 10 क्लास की बायोलॉजी का। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अपने प्रीवियस लेसन में हमने देखा था लंग्स के स्ट्रक्चर को देखा था हमने, और गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है लंग्स के अंदर उसे हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हमने ब्रीदिंग के डेफिनेशन जो है फर्स्ट लेक्चर में ये देखी थी कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है उसका जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये वही डेफिनेशन है मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वो क्या है? फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। कैसे किया था? हमने कहा था कि जब हम सांस अंदर को लेके जाते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ निकलती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी चेस्ट अंदर की तरफ जाती है। तो बेसिकली ये फिजिकल मूवमेंट जो हो रही होती है ब्रीदिंग का प्रोसेस करने के लिए, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस करने के लिए इसे हमने ब्रीदिंग का नेम दिया था। ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है बेटा इसकी दो फेजेस हैं। दो फेजेस कौन कौन सी हैं? एक है इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, दूसरी है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। दो नेम है इनके। इंस्पायरेशन में देखें आप या इनहेलेशन में देखें, इनका मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड। और एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जिट या एग्जाइट। ठीक है, कि बाहर की तरफ निकलना और अंदर की तरफ जाना। तो इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इसमें होगा क्या कि हवा बॉडी के अंदर जाती है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? हवा बॉडी से बाहर जाएगी। बॉडी कहाँ से? मीन्स के लंग्स से बाहर जाएगी, क्योंकि जो भी हवा एंटर होती है वो हमने सारा प्रोसेस देखा था कि किस तरह से जब हवा एंटर होती है, नॉस्ट्रल्स, नोज, ठीक है, लेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विला तक जाती है। और ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ तक एंड अप हो जाते हैं? लंग तक। यानी कि हवा जो भी आई है वो लंग्स के अंदर जब एंटर होगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, और लंग से बाहर निकलने को एक्सहेलेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हमने आज बेसिकली पढ़ना ये है। तो बेटा देखिए, तीन मेजर पॉइंट्स जो है वो होते हैं इनहेलेशन में या इंस्पायरेशन में। पहला क्या पॉइंट है? पहला है रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कि जो रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, उन रिब्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं बेटा? उनके ऊपर मसल्स अटैच होते हैं, और उन मसल्स को भी हमने नाम दिया था। क्या नाम था वो? इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उनके नतीजे में जो है रिब्स वो राइज हो जाएंगी। राइज का मतलब है बाहर की तरफ निकल आएंगी। अब रिब्स भी बाहर की तरफ निकल आई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पहला हो गया कि रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, उसके नतीजे में रिब्स राइज्ड हो जाएंगी। तीसरा है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में ये लोअर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे देखें? चलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ आपको डायग्राम के साथ थोड़ा सा समझाने की। जी स्टूडेंट्स देखें कि हमारे जो लंग्स हैं ना, लंग्स के ऊपर इस तरह से रिब्स के मसल्स मौजूद हैं। तो रिब्स मौजूद है, रिब्स के मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में ये बाहर को निकलेगी। और ये है डोम शेप डायाफ्राम। ये इस वक्त ढीला है, इस वजह से ये क्या है? ये डोम शेप है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ये सीधा हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायाफ्राम नीचे को आ गया, डायाफ्राम लोअर हो गया, और जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हैं। रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स बाहर को निकली और डायफ्राम नीचे हो गया। तो इन सब के नतीजे में क्या होगा कि जो लंग्स हैं जिनके बाहर रिब्स मौजूद थी उन्हें स्पेस मिल गई ज़्यादा। जब इन्हें स्पेस मिलेगी तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, और जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे उसके नतीजे में क्या होगा कि अंदर का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एरिया जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर हो जाता है कम। ठीक है, एरिया और प्रेशर जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब प्रेशर कम हो गया, यानी कि लंग्स के अंदर जगह ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम था, तो क्या हुआ? बाहर की जो हवा है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। बाहर की हवा कम ज़्यादा प्रेशर से अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स
रिब्स राइज्ड हो जाएंगी, डायफ्राम लोअर हो जाएगा, जिसके नतीजे में लंग्स को स्पेस मिलेगी, वो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, अंदर की जगह ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अंदर कम प्रेशर है तो बाहर की हवा कम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अंदर की तरफ एंटर हो जाएगी। ठीक है, इसके सारे का सारा ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में कि हवा ने बाहर जाना है। अब हवा ने बाहर जाना है तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट सारा प्रोसेस होगा, रिब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स होंगे, यहाँ पर रिब्स बाहर की तरफ निकले थे, यहाँ पर अपनी वापस पोजीशन में आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन में। नेक्स्ट है कि डायफ्राम रिलैक्स। डायफ्राम जब रिलैक्स होगा, यहाँ पर ये लेस डोम शेप हुआ था, ठीक है, और इस साइड पे क्या होगा कि वापस जो है डोम शेप हो जाएगा। ठीक है, डोम शेप हो गया, अंदर जो है ये लंग्स थे और इनके ऊपर ये रिब्स मौजूद थी। रिब्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुई और पीछे की तरफ गई, यहाँ पर लंग्स एक्सपैंड होंगे तो यहाँ पर लंग्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके नतीजे में क्या होगा, अंदर एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो उसके नतीजे में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर जो मौजूद हवा है वो प्रेशर लगने की वजह से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो बेटा ये सारा प्रोसेस होता है इनहेलेशन करने में और एक्सहेलेशन करने में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर ये आता है तो आप डेफिनेशन देंगे, आप बताएंगे कि 2 फेजेस होती हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। 2 प्रोसेसेस या 2 फेजेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। इनहेलेशन जिसमें हम हवा को अंदर लेके आते हैं, एक्सहेलेशन जिसमें हम हवा को बाहर लेके जाएंगे। इनहेलेशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं और एक्सहेलेशन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। जब हम हवा अंदर लेके आते हैं तो उस हवा में से डिफरेंट गैसेस होती है ना, उनमें से हमें जो गैस चाहिए होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। बाकी की जो गैसेस होती हैं वो हम एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकाल देते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है कि ह्यूमन की जो बॉडी के अंदर ब्रीदिंग रेट है, जैसे आपको पता है कि हार्ट रेट भी हमारा एक स्पेसिफिक होता है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग रेट है वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है उसकी। ठीक है, वो क्या है कि नॉर्मली जब आप कोई काम नहीं कर रहे, जब आप रेस्ट की कंडीशन में हैं, फ्री बैठे हुए हैं, उस वक्त आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 से 20 होता है 1 मिनट के अंदर, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, कि आप 16 से 20 दफ़ा सांस ले रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के बाद, या आपने कोई भी हैक्टिक काम किया है, ठीक है, तो उस वक्त कितनी हो जाएगी, 30 to 40 हो जाती है आपकी ब्रीदिंग। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है और एक्सरसाइज करने के बाद ब्रीदिंग रेट कितना इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज क्यों होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमने कहा था कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एनर्जी क्यों बन रही है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनानी है एटीपी की फॉर्म में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन आए। तो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाने के लिए ब्रीदिंग रेट ज़्यादा किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और हमें एटीपी मिले। ठीक है, तो एटीपी जब मिलता है तो उसके साथ साथ फिर एक और गैस भी रिलीज़ होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी बेटा 2 एमसीक्यू हैं पास पेपर में। एक है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ मौजूद है, और दूसरा है कि रेस्पिरेटरी सेंटर किस गैस से के लिए जो है वो सेंसिटिव होता है। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस से रिलेटेड ब्रेन भी काम करता है। क्या काम करता है कि ब्रेन के अंदर एक सेंटर, एक स्पेसिफिक साइट है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या काम करता है, इट इज़ सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हर जगह ही मूव करता है, हमारी लेग्स में, हेड में, ठीक है, हमारे हैंड्स में, मतलब कि हर जगह हमारी बॉडी के हर पार्ट की तरफ ब्लड जाता है। क्यों जाता है, एनर्जी देने के लिए जाता है।
ऑक्सीजन देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज देने के लिए। तो जब ब्लड मूव करके जाता है ना ब्रेन की तरफ, अगर उस ब्लड के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा, तो ब्रेन को पता चल जाता है, यानी कि ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि मसल सेल्स या बाकी बॉडी के सेल्स ने रेस्पिरेशन ज़्यादा की है एनर्जी बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद है इस वक्त। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है। तो ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए ब्रीदिंग का प्रोसेस करवाना ज़रूरी है। तो क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भिजवाता है जी, ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, मैसेज भिजवाएगा। ये मैसेज किसको भिजवाता है, एक तो मैसेज भिजवाता है रिब्स के मसल्स को, ठीक है, और दूसरा मैसेज भिजवाता है डायाफ्राम को, ठीक है। क्या कहा मैंने, ब्रेन के अंदर मौजूद है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट होगी ब्लड के अंदर, रेस्पिरेटरी सेंटर उसे सेंस करेगा, उसके नतीजे में मैसेज भेजेगा। किसको मैसेज भेजेगा, रिब्स मसल को और डायफ्राम को। ये दोनों क्या करेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा, और मैसेज के नतीजे में क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा है कि डायफ्राम जो है इनहेलेशन करनी है तो लेस डॉम शिप हो जाएगा, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारा प्रोसेस परफॉर्म होगा और क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग का रेट स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। अच्छा, इसके बाद एक कंपैरिजन है बेटा। वो कंपैरिजन क्या है कि जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं इंस्पायर्ड एयर, और जब हम हवा बाहर निकालते हैं एक्सपायर्ड एयर, इन दोनों में डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन क्या है, उनकी परसेंटेज क्या होती है। तो जी, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हवा एंटर होती है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, उसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं, इनके ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, उसके अलावा वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर। तो आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है बेटा, और उसके अलावा ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड एयर में कितने % होती है, ये पास पेपर का एमसीक्यू है, ठीक है। ओके जी। तो जब हम सांस अंदर लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन होगी 21%, और जब हम सांस निकालेंगे तो 16%। ये कम क्यों हो गई, क्योंकि हमने ऑक्सीजन अंदर ले जाने के लिए ही तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस किया था ना, ऑक्सीजन की ही ज़रूरत थी हमें, इसलिए तो ऑक्सीजन हमने कितने % यहाँ पर ले ली, 5% हमने ऑक्सीजन अपने अंदर रख ली है और बाकी वापस एक्सहेल कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जब एंटर होती है तो 0.04% होती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो 4% है। ऐसा क्यों है, कम एंटर हुई, ज़्यादा क्यों निकली बाहर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा होती है, वेस्ट होती है। नाइट्रोजन 79% एंटर होती है और 79% ही बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो जितनी अंदर एंटर होती है उतनी ही बाहर निकल जाती है। वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं। आप देखें कि अगर आप प्लांट्स के पास खड़े हुए हैं तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर ज़्यादा होंगे हवा में। तो अगर आप उस जगह पर इंस्पायरेशन करेंगे तो वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, उसकी निस्बत अगर आप अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जो है वाटर वेपर्स कम होंगे। तो ये वेरिएबल हो सकती है वाटर वेपर्स की क्वान्टिटी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड होंगे जब हम एक्सपायर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं ना, ब्लड वाटर होता है, तो बाहर निकालते हुए कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सैचुरेटेड लिखा हुआ है। डस्ट पार्टिकल्स जब हम सांस अंदर लेके जाएंगे तो ये भी वेरिएबल है, क्यों, वही एग्जांपल दूंगी कि अगर आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ पर तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते हो तो वहाँ पर काम वगैरह हो रहा है, वहाँ पर डस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये भी वेरी करता है कि आप किस जगह पर हो, तो उस हिसाब से डस्ट पार्टिकल ज़्यादा या कम हो सकते हैं। और जब हम बाहर निकालेंगे हवा को तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए एक्सहेलेशन करते हुए डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगर हम इंस्पायर भी करते हैं और एक्सपायर करते हैं तो उस वक्त जो है क्या होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल जो है वो हवा बाहर आएगी, उसका टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर जब हम सांस बाहर निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे।
तो बेटा ये जो कंपैरिजन है ये आपको सवाल आ सकता है, गिव कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। तो आपने ये जो सेंटेंस है इस टर्म को अच्छे से याद रखना है कि कंपैरिजन इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर अगर आता है तो आपने क्या लिखना है, और अगर डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन आता है तो क्या लिखना है। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में आप वही बातें बताओगे कि सांस अंदर ले जाने को और बाहर ले जाने को कहते हैं, और उसमें रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है कि ब्रीदिंग क्या होती है। जी हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या होती है, फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैशियस एक्सचेंजेस कॉल्ड एज ब्रीदिंग। हमने कहा कि 2 फेजेस होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद बेटे हमने देखा है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हो जाता है। ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, और जब ये सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा है तो कौन से जो है ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं, यानी कि मैसेज भिजवाता है रिब्स मसल को और डायफ्राम को, ताकि वो क्या करें, जो भी उन्होंने प्रोसेस करना है, डोम शेप लेस डोम शेप होना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वट, ठीक है, तो वो काम कंप्लीट करते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद हमने देखा है कंपैरिजन देखा है, कंपैरिजन देखा है हमने किस में, कि जब गैसेस अंदर जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर तो क्या परसेंटेज होती है और जब बाहर निकालते हैं तो क्या परसेंटेज होती है। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको मसला है, वीडियो में कुछ पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।